हम पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को कैसे भेज सकते हैं? हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट विजिट किया, किसी जगह नोट नहीं लगे। तो पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग रिसर्च नहीं करते सर। जैसे आजकल स्टूडेंट्स से फ्री एजुकेशन, ओके जी, जर्मनी एंड इटली, हर आदमी उधर चला गया तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मेरी। अब आप बाकी जगह पे देखें, यूके में कोई इशू नहीं अपॉइंटमेंट का, जहाँ पे थोड़ी सी फीस हो लेकिन अपॉइंटमेंट की इशू, लाइक रोमेनिया बहुत सस्ती है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये हमेशा आपको हकीकत से आश्कार करते हैं। शायद मैं वो पहला बंदा जो नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोफेशन की। अगर तो आपका टूरिज्म का बैकग्राउंड है तो मैं आपको कहूँगा आप पुर्तगाल D2 करें। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो मैं आपको यूके करूँगा रिकमेंड। D2 आपने पुर्तगाल का वीजा बताइए, होता क्या है? पुर्तगाल में रिक्शे चलते हैं। पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। एक रेस्टोरेंट का नाम बनी गाला भी है, और वो इस वजह से चल रहा है कि उसका नाम बनी गाला है। लैंग्वेज पे क्या फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? बंगाली गली तो वहाँ तो हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं। should be innovative, scalable and financially viable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम जहांज़ेब। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली असद साहब, और हम उनसे पूछेंगे कि हम किस तरह पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। हम कैसे जा सकते हैं से मुराद ये है कि आजकल हर पाकिस्तानी का सबसे पहला और अवलीन फ़र्ज़ ये है कि वो चाहता है कि या मैं टूरिज़म के लिए बाहर जाऊँ, मैं इमिग्रेशन लेके बाहर चला जाऊँ, या मैं स्टडी के लिए बाहर चला जाऊँ, लेकिन पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। तो अली भाई, पहले तो वेलकम। थैंक यू। आप ये बताएं, हम पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को कैसे भेज सकते हैं? सर देखें, पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। उसमें 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक ऑप्शन तो स्टडी वीज़ा, ये बेस्ट है, क्योंकि इस वक्त पूरे यूरोप के अगर डायनेमिक्स को समझें, या इवन बाकी मुल्कों में, तो उन्हें फ्रेश ब्लड चाहिए, और इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉपर एक एवेल्यूएशन क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पर वो सिलेक्ट करके कि जो उनको फ्यूचर में लोग चाहिए उन्हीं को एडमिशन देते हैं। उन्हें भी पता है आपने वापस नहीं आना। तो एक तो सर ये बेस्ट वे है कि हम इसके ऊपर जो है बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। सेकंड ऑप्शन है जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। थर्ड ऑप्शन ये कि अगर आप इन दोनों पे पूरा नहीं उतर रहे तो फिर आपके पास डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, प्लस आप जो है विजिट वीज़ा पे भी जाके कुछ ममालिक के अंदर ऑप्शंस मौजूद है जहाँ लीगली आप इसको चेंज करवा सकते हैं। ये सब 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा अली भाई, आपने जैसे बताया है कि तालीम के अंदर, इमिग्रेशन में, विजिट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आजकल तो एम्बेसीज का कोई अपॉइंटमेंट का ऐसा इशू चल रहा है कि अपॉइंटमेंट ही नहीं देती पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, इमिग्रेंट्स को या विजिटर्स को जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ इस बात पर। लेकिन सर आप सबसे पहले पूरी डायनेमिक्स को समझे हो क्या रहा है। शायद मैं वो पहला बंदा जो नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोफेशन की, कि इस वक्त हर आदमी ने ये समझ लिया है कि जी मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाकिस्तान से बाहर जाना है। जो ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा, बाहर निकलूंगा वहां से, तो दरख्तों से नोट लटक रहे हैं वो मैं तोड़ूंगा, अपनी फैमिली को पाकिस्तान भेजूंगा, मेरी फैमिली खुशहाल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट विजिट किया, किसी जगह नोट नहीं लगे। तो पहली बात तो ये है, आप बिल्कुल बाहर जाएं लेकिन तरीके के साथ। अब आप ये देखेंगे कौन से कंट्रीज, मतलब प्रॉपर अपनी रिसर्च करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग रिसर्च नहीं करते सर। अब मसला ये है कि जैसे आजकल स्टूडेंट्स से फ्री एजुकेशन, ओके जी, जर्मनी एंड इटली, हर आदमी उधर चला गया तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मेरी। अब आप बाकी जगह पे देखें, यूके में कोई इशू नहीं अपॉइंटमेंट का, कनाडा में कोई इशू नहीं है इस वक्त, यूएसए में स्टडी का कोई इशू नहीं है, इसी तरह F1 वीजा कोई इशू नहीं है। आप यूरोप के कुछ ममालिक की बात कर लें, वहां पे भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हंगरी की भी मिल जाती है आपको अपॉइंटमेंट, स्वीडन की भी मिल जाती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना होमवर्क करें तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अच्छा, होमवर्क से आपकी मुराद ये है कि हमें पहले रिसर्च करके जो अपनी हमारी स्किल्स हैं, जो हमारी अपनी एजुकेशन है, जो हमारी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसके मुताबिक देखें कि हम किस मुल्क में फिट हो सकते हैं, फिर उसके मुताबिक हम अपना होमवर्क करें और हम उस एम्बेसी की तरफ जाएं। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है ना कि लोग मुंह उठा के जिस तरफ एक बंदा जाता है पूरी कौम उसी तरफ सर अब देखें, ये जैसे मेडिकल का प्रोफेशन है, नई नई रिसर्च आती है, इसी तरह जो इमिग्रेशन इंडस्ट्री है इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। अब आपने ये देखना है कि जिस तरफ फ्री एजुकेशन देख के, अब आप अगर उस तरफ जा रहे हैं तो हर बंदा जा रहा है, तो आप क्यों ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको पता है कि प्रॉब्लम हो रही है। आप किसी ऐसे कंट्री की तरफ चले जाएं जहां पे थोड़ी सी फीस हो लेकिन अपॉइंटमेंट की इशू, लाइक रोमेनिया बहुत सस्ती है, वहां आप चले जाएं। अगर आप प्लान तो करें प्रॉपर्ली। अली भाई चलें ठीक है, ये अपॉइंटमेंट की तो बात होगी। इसके अलावा मैंने सुना है कि आपका जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो आपका स्टूडेंट वीज़ा हो या आपका विजिट वीज़ा हो, उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आजकल तो लोग मार्केट में बैठे कह रहे हैं
कि जी हम बैंक स्टेटमेंट भी आपको देंगे। पहली बात तो ये कि वो मुल्क को बैंक स्टेटमेंट चाहिए नहीं, लाइक आप कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, दे डोंट रिक्वायर अ बैंक स्टेटमेंट, उन्हें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर ज़रूरत है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बारे में आप क्या ज़रा रोशनी डालें। जी बिल्कुल, आजकल आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं है आपके पास, कोई मसला ही नहीं है। अगर आप नौकरी नहीं करते, यानी सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं है। अगर आप का कोई बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं तो कोई इशू ही नहीं है। आपके अगर कोई एसेट्स नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं है। हम किस लिए बैठे हैं? तो आजकल ये हम वाले कंसल्टेंट बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। देखें, जब आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे वन क्वेश्चन करेगा, आपके पास पैसे हैं? चलो मैं आपके कोर्ट में बॉल फेंकता हूँ कि जाजेब भाई आपने जाना है मरी, तो आपके पास पैसे होंगे तो फिर ही आप मरी जा सकते हैं, खाली विश से तो नहीं जा सकते। तो पैसा चाहिए, यानी बैंक स्टेटमेंट से प्रूफ ऑफ फंड कहते हैं। नंबर 2, आप पैसा कमाते कहाँ से हैं? अब आपका सोर्स ऑफ इनकम भी है कि अगर आप पैसे नहीं कमाते तो आप कहाँ से ये सारा खर्चा अफोर्ड करेंगे? यानी अगर आप नहीं कमा रहे तो इसका मतलब है आप एक ऐसा स्टफ है जिसके लिए वहां पे फिट होना बड़ा आसान है। नंबर 3, आपकी फैमिली टाइज, फाइनेंशियल टाइज, यानी आपके पाकिस्तान के एसेट्स हैं। अब ये वो सारी चीजें हैं जो वीजा ऑफिसर ने देख कर डिसीजन करना है। आपके ये चारों डॉक्यूमेंट्स बड़े अच्छे होने चाहिए। नंबर 1, बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब एक बड़ा मजेदार सीन होता है, जैसे मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हैं। आमतौर पर जो मेरे भाई जो मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखते हैं, विलेजेस से, सर उनके पास एक अद्धा वो किला बेचे, आप पैसे बैंक रख लें। अब पैसे तो हैं, अब सोर्स ऑफ इनकम, ओ जी हाँ मैं आजकल नौकरी करना, कैश, कैश इज ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर सर आपके सोर्स ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वीजा नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स तक नहीं होती है, आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो सैलरी का भी आपको प्रूफ देना पड़ता है, चीजें देनी पड़ती हैं। तो आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को? जी कतई नहीं भाईजान, क्योंकि इससे कंसल्टेंट का तो भला हो जाता है। मार्केट में से लोग 1 लाख रुपया कम से कम चार्ज करते हैं। हर कंसल्टेंट ने अपने एक दुकान खोली हुई है। लेकिन आप खुद सोचें कि जो आदमी जा रहा है, मैं बल्कि सिर्फ लतीफे के तौर पे सुनाऊंगा कि जाजेब साहब आपके पास मैं जॉब करता हूँ, मैंने इतना अच्छा काम किया कि आपने कहा ली भाई ये आप पकड़ें, ये आप जाएं कनाडा हो गए, बल्कि आपने इतना अच्छा काम किया आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जाएं। आप मेरे एम्प्लॉई हैं, बैंक स्टेटमेंट मैं अपनी लगाऊंगा और आप अपनी फैमिली के साथ। सर आप इस बात को समझते हैं कि ये पॉसिबल है? तो वीजा ऑफिसर जो है वो हमारे जो पाकिस्तान जब आने से पहले उनकी जब अपॉइंटमेंट होती है तो आने से पहले वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी ड्रामेबाजी हैं सर। एंड ऑफ द डे आपके लाखों रुपए ज़ाया हो जाते हैं और कंसल्टेंट साहब मजे की जिंदगी में। तो प्लीज ऐसा मत करें। अली असद साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये हमेशा आपको हकीकत से आश्कार करती हैं। एजेंट ने तो अपने पैसे ले ही लेने हैं, आपको लारा लगाना है, उसने आपको अप्लाई करवा देना है, अपनी कंसल्टेंसी फीस उससे ले लेनी है आपसे, आपकी रिजेक्शन होनी है या पैसा और टाइम बर्बाद होना है वो आपका बर्बाद होना है, किसी और का नहीं होना। आज हम इस मौके का फायदा उठाते हुए अली भाई से पूछते हैं कि इमिग्रेशन के हवाले से, इफ यू फोकस यूरोप, तो आपके ख्याल में यूरोप की कौन सी कंट्री है जो कि इमिग्रेशन में आसान है, पाकिस्तानियों को इजी इमिग्रेशन दे रहे हैं, और हमें पहला टारगेट उस कंट्री को बनाना चाहिए। आप रैंक कर दें 1 2 3 नंबर, और फर्स्ट से हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सर देखें, यूरोप को अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर आप नेगेटिव बर्थ रेट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। उनका जो पूरा सिस्टम है वो चल रहा है, उनके जो मौजूदा लोग टैक्स दे रहे हैं उसकी बेस पर उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, पेंशन। उन्हें यंग ब्लड चाहिए, लेकिन वो इस तरह नहीं चाहते कि जैसे हम पाकिस्तान से या ऑल थर्ड वर्ल्ड में, खाली पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग जा रहे हैं डंकी लगा गई है इस तरह। अब उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। यूरोप में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ स्किल्ड इमिग्रेशन का प्रोग्राम नहीं है। हाँ, बिजनेस इमिग्रेशन के लातादाद प्रोग्राम्स हैं जिसे हम स्टार्टअप भी कहते हैं। अच्छा, स्टार्टअप स्टार्टिंग फ्रॉम यूके, इनोवेटर फाउंडर वीज़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह पुर्तगाल के अंदर D2 है। आप डेनमार्क में चले जाएं, स्टार्टअप है। लिटविया सर में अगर हम रैंक करें, मैंने कहा कंट्रीज हम फर्स्ट 5 कंट्रीज रैंक कर लें कि नंबर 1 पे कौन सी है, 2 पे कौन सी थोड़ा है। सा सर मुश्किल हो गया उसमें। जैसे पे इस तरह होता है कि आपने, हर आदमी के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, प्रायोरिटीज हैं, एक्सपर्टाइज हैं, इसी तरह कंट्रीज भी डिफरेंट ये चीजें देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तो आपका टूरिज्म का बैकग्राउंड है तो मैं आपको कहूँगा आप पुर्तगाल D2 करें, क्योंकि पुर्तगाल एक टूरिस्ट कंट्री है, बहुत टूरिज्म है, तो मैं उसकी तरफ आपको लेके जाऊँगा। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो मैं आपको यूके करूँगा रिकमेंड। वजह यह है कि लैंग्वेज बैरियर यूरोप में बहुत बड़ा इशू है। तो आप अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप जब तक वो उतने उस लैंग्वेज में उतना स्किल लेवल एटलीस्ट B2 अचीव नहीं कर लेते, आप वहाँ पे यूजफुल नहीं। अब इस एज के अंदर मोस्टली लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो सारा कुछ चेंज करें।
तो मैं उनको यूके रिकमेंड करता हूँ। अली भाई, आप मुझे जरा थोड़ा सा बताएं कि जो D2 आपने पुर्तगाल का वीजा बताइए, होता क्या है, कौन सी कैटेगरी है, इसका क्या तरीकाकार है, और आपको कितनी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पुर्तगाल का D2 वीजा लेने के लिए? उसमें सर ये होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो पुर्तगाल का D2 वीज़ा है, इसमें आपने सबसे पहले वहाँ पर जो है वो नंबर लेना है अपना इनकम टैक्स, जिसे निफ नंबर कहते हैं। फिर आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर लेते हैं, निस नंबर कहते हैं। फिर वहाँ पे आप अपना एक बैंक अकाउंट पर्सनल खुलवाते हैं। आप वहाँ पे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट एक से ज़्यादा लोग भी इसमें कर सकते हैं और एक आदमी भी कर सकते हैं। उसके बाद सर आप वहाँ पे अपनी एक्टिविटी यानी कंपनी रजिस्टर्ड होना एक चीज़ है और यानी कंपनी का ये ऑपरेशन स्टार्ट होना एक और चीज़ है। यानी ये कोई बिजनेस वीजा है, आपने वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना बिजनेस है स्टार्ट उसके करना लिए? है। तो उसके बाद सर ये होता है कि जब कंपनी की आप सर्विस एक्टिवेट कर देते हैं सर्विसेज, उसके बाद आपने एज ए ऑनर 3 सैलरीज लेनी है और 3 सैलरीज लेने के बाद आपने अम्बेसी जाना है फॉर द इंटरव्यू। इंटरेस्टिंगली इंटरव्यू आप कह सकते हैं पाकिस्तान में भी 50-50 है। 50% केसेस में इंटरव्यू होता ही नहीं उसके बगैर ही आपको वीजा देती है और 50% केसेस में इंटरव्यू हो सकता है। सर मुझे आप बताएं कि मैंने कंपनी बना ली, तो बनते साथ इतने पैसे आ गए कि कंपनी ने मुझे 3 सैलरीज भी दे दी? सर आपने देखें एज ए इन्वेस्टर वही बात है कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तो जब पाकिस्तान में भी आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप एक शेयर कैपिटल अमाउंट रखते हैं जिससे आके आप इनिशियल अपने वो स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जब आप वहां भी एक कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप उसके लिए कोई शुरू में एक अमाउंट मुख्तस करते हैं। इसका एक बिजनेस प्लान बनता है, फिजिबिलिटी स्टडी। उसमें आप बाकायदा सारा एक्सप्लेन करते हैं कि आपके कितनी फंडिंग है और ये फंडिंग कैसे अरेंज होगी, कितना आपका इस वक्त शेयर कैपिटल अवेलेबल है, कितना आप फंडिंग लेंगे इन्वेस्टर्स से, ये सारी चीजें आप उसमें बताते हैं। यानी हमें पूरा बिजनेस प्लान बना के देना है, उसके अंदर बताना है कि हम इतनी फंडिंग वहां पे करेंगे, वो फंडिंग भी अरेंज करनी है, और लाजमी करोड़ों में होगी, कम तो नहीं होगी ये फंडिंग? नहीं सर, पुर्तगाल की जो मजेदार बात यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिमिट इसमें नहीं लगाई। हाँ, आपका बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए। आपका बिजनेस प्लान, इन शॉर्ट अगर मैं बात को लिमिट करूं तो आप उनके लिए फायदेमंद हैं। अच्छा, जिस बंदे के पास 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान के अंदर है, वो D2 वीजा अप्लाई कर सकता है? सर 1 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अब जाहिर बात है जितने प्रोसेस हुए हैं इसके ऊपर भी उसके एक से खर्चे हैं। एक आप से 1.5 तकरीबन करोड़ 15 मिलियन जेन में रखें, 1.5 करोड़ आपके पास हो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी देने हैं, आपने वहाँ कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करवानी है, तो ये सारे मामला के कम से कम 15 मिलियन आपके पास होना चाहिए। चले, ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद वहां पे कितने अरसे के अंदर आपको वीजा मिल जाता है और कितने लोगों को आप लेके जा सकते हैं वहाँ? सर उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप जो प्रिंसिपल है, अगर वो 2 लोग मिलके यानी आप और मैं मिलके कंपनी इनकॉर्पोरेट करें तो हम दोनों डायरेक्टर्स हैं, तो हम दोनों को पहले वीजा मिलेगा, सिर्फ 4 मंथ्स का मिलेगा। हम लोग वहां जाएंगे, हमें साथ ही जब वीजा मिलता है साथ ही डेट मिल जाती है कि इस डेट को आके आपने अपने बायोमेट्रिक करवाने हैं। आप वहां जाके अपने बायोमेट्रिक करवाएंगे और बायोमेट्रिक होने के तकरीबन 1 माह के अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। जब टीआरसी मिल जाता है फिर आप अपनी फैमिली को फैमिली रीयूनियन वीजा के तहत बुला सकते हैं। अच्छा, पिछले दिनों इन्होंने एक कानून पास किया था कि जी आपको ये कार्ड 2 साल के लिए सर मिलता है, फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड होता है और 5 साल के बाद नेशनैलिटी है। अब ये कुछ चेंज करना चाह रहे थे इन्होंने, बल्कि किया भी। एक चेंज ये किया कि जी जब आपको पहला 2 साल का कार्ड मिलेगा फैमिली को नहीं बुला सकते, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने फिलहाल इसको कैंसिल कर दिया। उनका ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है कि अगर एक बंदे को आपने यहाँ पे रहने के राइट दे दिए तो वो अपनी फैमिली को क्यों नहीं ला सकता। और दूसरा ये सुनने में आ रहा था 10 साल कर रहे हैं, लेकिन आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ और ना ही उम्मीद है कि होगा, क्योंकि उन आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इसके ऊपर इख्तलाफ हो गया। तो आई डोंट थिंक सो कि बिल पास होगा। 5 साल बाद ही नेशनैलिटी मिलेगी। चलो, नेशनैलिटी तो मिलेगी। ये जो D2 वीजा है, इसका जितना प्रोसीजर है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का, उसके कॉन्सेप्ट का, फंडिंग की ट्रांसफर का, और उसके बाद जाके वहाँ वीजा जब आपको मिलेगा, इसमें टाइम कितना लग सर जाता है? इसमें जो टाइम, जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं या जो इस वक्त हमारे केसेस हैं, इस पे आप 1 साल तो कम से कम जेन में रखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हिडन चीजें हैं और जो टाइम लेती हैं। मार्केट में आमतौर पर लोगों को 4 माह कहा जाता है, तो 4 माह में तो रफली सर बैंक भी नहीं, अकाउंट भी नहीं खुलता। चले मैं इतना हिंट दे देता हूँ, अकाउंट भी नहीं खुलता, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम पे बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं, तो वो कई दफ़ा बैकग्राउंड चेक में चला जाता है केस। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो जर्नल कर रहे हैं, हम कोई केस स्पेसिफिक इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो जर्नल आप 1 साल जेन में कम से कम रखें। अली भाई, पुर्तगाल के अंदर D2 वीजा अगर अप्लाई करना, तो आपके ख्याल में कौन से पाकिस्तानी जिन्हें इस वीजे को टारगेट करना चाहिए और इस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए? चले मैं इसका बड़ा ही आसान आपको देता हूँ ताकि हर आपका सुनने वाला व्यूअर जो है ना उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम सब भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मरीज जरूर गए हैं,
पुर्तगाल को आप ये कह सकते हैं मरी, कि वो टूरिस्ट, अब मरी की जो पूरी इकॉनमी है वो टूरिज्म बेस है। अगर टूरिस्ट जाना बंद हो जाए तो पूरा मरी खत्म। इसी तरह जो पुर्तगाल की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म है। अब टूरिज्म से रिलेटेड आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, इसके अलावा आप वहाँ पे जो है टूर गाइड या एज ए टूर कंपनी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे काम है बहुत सारे जिसमें आपके बहुत ज़्यादा रूम है। अच्छा, एक मजे की बात, पुर्तगाल में रिक्शे चलते हैं। सही। पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, स्पेशली जो लिस्बन के अंदर एक इलाका है मार्टो मुनीज, आप कह लें जैसे लाहौर में भाटी का या लोहारी का दिल्ली गेट, इस तरह डाउन टाउन है। डाउन टाउन का नाम मार्टो मुनीज है। वहाँ पे एक गली ऐसा बड़ी मशहूर है, अगर आप सर्च करें उसे कहते हैं बंगाली गली। उसके अंदर कई पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स, इवन एक रेस्टोरेंट का नाम बनी गाला भी है। अच्छा जी, और वो इस वजह से चल रहा है कि उसका नाम बनी गाला है। मतलब ये एक अच्छा, मैं कहता हूँ उसका वो एक मूव था कि उसने वो इसकी वजह से बहुत लोग अट्रैक्ट किए। वहाँ पे टेस्टी हट नाम का एक रेस्टोरेंट है, टेस्ट ऑफ पाकिस्तान नाम का एक रेस्टोरेंट है। तो मतलब कई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं सर। और आप यकीन करें, मैं खुद जो सीजन होता है यानी जून जुलाई अगस्त, लाइनों में सर आप समझने लगते हैं कि जो पहले लोग खाना खा के उठ जाएं तो फिर हमारी बारी आएगी, इतना टूरिस्ट होता है। अली भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ओबियसली पूरे यूरोप में, क्योंकि गर्मियों में तो लोग सारे ही साउथ की तरफ आते हैं, स्पेन पुर्तगाल की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस होता है। इसमें तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होगा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है पुर्तगाल के अंदर। तो पाकिस्तानियों को जाने से पहले लैंग्वेज पे क्या फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? अमरी के अंदर जो लोग हैं उनकी एक अपनी लैंग्वेज भी है। वो जब आपस में बात करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो हमसे उर्दू में बात करते हैं। इसी तरह पुर्तगाल के अंदर, क्योंकि अगर तो ये इतना बड़ा इश्यू हो तो टूरिस्ट आएगा ही नहीं। पुर्तगाल के अंदर हर बंदे को अंग्रेजी आती है। अच्छा। कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात है, पुर्तगाल के अंदर मल्टी कल्चर है। वहाँ पे आपको इंडियंस, चाइनीज, पाकिस्तानी, फिलिपाइन, मतलब आप यू जस्ट नेम द नेशनलिटी, आपको उनकी शॉप्स नजर आती हैं। जैसे मैंने बंगाली गली का नाम लिया, अब बंगाली गली मीन बांग्लादेश के लोगों की गली। बहुत ज्यादा वहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, ये तीनों के वहाँ पे कम्युनिटीज रहती हैं। तो इस तरह सर वहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप इजीली। और कुछ इलाकों में जैसे मैंने कहा बंगाली गली, तो वहाँ तो हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अच्छा, आप पुर्तगाल गए, आपने D2 वीजा भी ले लिया, कंपनी भी रजिस्टर हो गई, आपने कहा है कि टूरिज्म का बिजनेस बहुत अच्छा है। क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं जो सक्सेसफुली वहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं, फैमिली को भी ले गए और अपनी अब उस टीम की तरफ चल रहे हैं कि जो कल को उन्हें वहाँ जाके नेशनैलिटी भी मिल जाएगी? उसमें सर ऐसे है कि देखो, स्टैट्स तो हमारे पास यहाँ ओपन तो नहीं पड़े, यानी जो पब्लिश्ड हो। एक्चुअली मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है ना स्टार्टअप होता था, इधर भी स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्टार्टअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और ये चाहते थे कि इन्वेस्टर्स आए, तो इन्होंने एक नया प्रोग्राम उसके पैरेलल, अभी भी स्टार्टअप मौजूद है पुर्तगाल में D2, ताकि लोगों को आसानी दी जाए और वो आए। क्योंकि जो स्टार्टअप होता है ना सर, उसकी एक डेफिनेशन होती है, शुड बी इनोवेटिव, स्केलेबल एंड फाइनेंशियली वाइबल, यानी कोई ना कोई इनोवेशन हो। अब आपने वहां जाकर अगर एक टूरिस्ट कंपनी, उसमें क्या इनोवेशन होगी? यानी वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टर आए, यहाँ आगे बिजनेस करें, लिहाजा उन्होंने दोनों ऑप्शंस खोल दिए हैं। अब कनाडा जाना तो चाहते हैं तो आपको एक वो देना पड़ेगा इनोवेटिव प्लान। स्टार्टअप कनाडा प्रोग्राम है, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर है। इसी तरह अगर आप यूके की बात करें, इनोवेटर फाउंडर एक बिजनेस प्लान देना जो इनोवेटिव हो। पुर्तगाल वो वाहिद मुल्क है जो कहता है कि ठीक है, यू शुड हैव अ बिजनेस प्लान, और वो बिजनेस प्लान हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए फायदेमंद हो, डेट्स इट। तो यानी इसका आपके क्वेश्चन को अगर मैं आसान लफ्जों में आंसर करूं तो वो चाहते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है मेरे पास। हाँ, जो जिस लॉ फर्म के साथ हम काम कर रहे हैं वो इस वक्त अराउंड 300 केसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उनकी सक्सेस रेशियो क्या है 300 केसेस की? सर इसके अंदर सक्सेस जो है ना वो 100%, आप 99.9% कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, आपने वहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपने बैंक अकाउंट, आपने सारा कुछ कर लिया, 50% चांसेस है कि आपको वैसे ही वीजा मिल जाएगा, 50% चांसेस इंटरव्यू के बाद। फॉर एग्जांपल, आप इंटरव्यू में क्लाइंट से कोई ब्लंडर लग जाता है, वो पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, आपने वहाँ जो बिजनेस प्लान था उससे अगेंस्ट बात कर दी, तो मतलब अब वो क्या होगा, अब आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आपका पूरा वो सेटअप तो वहीं का वहीं रहेगा। आप दोबारा से वीजा अप्लाई करें और फिर अपीयर हो जाए। कहने की बात यह कि इसके अंदर आपकी रिफ्यूजल ऑलमोस्ट ना वाली बात है। अच्छा, हम पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, D2 वीजा का तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पुर्तगाल के अंदर?
सर स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पुर्तगाल उन चंद मुल्कों में से है जो स्टूडेंट्स को भी टीआरसी कार्ड दे देते हैं। अच्छा। यानी वीज़ा ही आपको 4 माह का मिलता है, आप 4 माह के अंदर अंदर आपको उन्होंने टीआरसी दे देना है। अब टीआरसी मिलने का मतलब यह है कि आप पूरा यूरोप जहां मर्जी आए जाएं। आमतौर पर जो ये वीज़ा होता है डी कैटेगरी होता है, नेशनल वीज़ा इसको हम लोग कहते हैं अपनी जुबान में, स्टडी वीज़ा। लेकिन पुर्तगाल जैसे हमने कहा चंद मुल्कों में से जो आपको टीआरसी दे देता है और पूरा यूरोप आपके लिए ओपन कर देता है। रिहाइश का खर्चा कम है, यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस कम है। मैंने एक पीएचडी में एडमिशन करवाया 1500 यूरो एनुअल फी। अब 1500 यूरो का मतलब 4.5 लाख पाकिस्तानी बनता है। अब 4.5 लाख एक साल की फीस में तो पाकिस्तान में नहीं आपको बच्चा दाखिल आप करवा सकते। इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, देखें सर होता ये है, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ बिल्कुल ही रिजनेबल अमाउंट पे होते हैं। इसी तरह आपके जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं आपने ये चेक करना है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक रेंज में आपको बता देता हूँ। आमतौर पर अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो इट वुड बी अराउंड 4000 to 8000 यूरो पर एनम। अच्छा अली भाई, आपने पीएचडी का तो बता दिया है, ग्रेजुएशन का भी बता दिया, कोई शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, लाइक कोई लैंग्वेज के कोर्स के लिए जाते हैं, आजकल बड़ा होता है कि लैंग्वेज कोर्स के लिए आप चले जाएं, दूसरा कोई स्किल बेस्ड कोर्स के लिए चले जाएं, ताकि कोई शॉर्ट कोर्स हो जिसका ना ज्यादा खर्चा हो, ना ज्यादा मेहनत करनी पड़े, और अगले आके आपको कहीं भी आए तशरीफ लाएं, पुर्तगाल में आके आप जॉब भी कर लें, स्टडी भी कर लें, और हम आपको टीआरसी भी दे देते हैं। सर उसमें ये होता है, देखें अगेन मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा 2 चीज़ों में। बिल्कुल जो आपने फरमाया, लैंग्वेज कोर्सेज भी हो सकते हैं और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं, आइल्स उन्होंने किया हुआ या कर सकते हैं, उनको कभी भी ये डिप्लोमा और ये सर्टिफिकेशन की तरफ नहीं आना चाहिए, उन्हें डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ आना चाहिए, क्योंकि डिग्री प्रोग्राम आपकी एक सेटलमेंट होती है। आप फॉर एग्जांपल पुर्तगाल के अंदर 3 साल का यूजली बैचलर्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम 4 के भी हैं, लेकिन यूजली 3 साल है। अब 3 साल के लिए तो आप वहाँ रह रहे हैं, आपको राइट टू लिव है, आप वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, अपना साथ साथ डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। डिग्री कंप्लीट करके आपको वैसे ही वहाँ नौकरी मिल जाए, क्योंकि आप उनके कल्चर के अंदर इस तरह 3 सालों में वो जेल हो चुके होते हैं कि आपको इशू नहीं होता। तो अगेन मैं कहूँगा जो बच्चा एक कंटिन्यूस की स्टडी चाह रही है, अच्छे ग्रेड्स हैं, आइल्स कर सकता है, ये कोई भी लैंग्वेज कोर्स, उसको डिग्री प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। हाँ, जिन लोगों के नंबर बहुत थोड़े हैं, गैप है, आइल्स नहीं कर सकते या कोई और लैंग्वेज कोर्स, उनके पास फिर ऑप्शन क्या है। अरे भाई, आपने जैसे स्टूडेंट्स का बताया, 2 चीजें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। पहली चीज, उन्हें बजट क्या जेब में रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज, लाइक आप डिप्लोमा का भी बता दें, ग्रेजुएशन का भी बता दें, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी का भी बता दें। और दूसरा, कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है जब स्टूडेंट को ये फैसला करना चाहिए कि मैंने बाहर जाना है, खासतौर पर पुर्तगाल जाना है, कौन कौन सी डेडलाइंस हैं जिनको हमें मीट करना चाहिए? उसमें सर ये देखें, इसको मैं 2-3 पार्ट में इसका आंसर करूँगा। सबसे पहले तो बच्चे को बड़ा क्लियर हेडेड होना चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है और कैसे करना चाह रहा है। हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं या पेरेंट्स इवन कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या। यूरोप पूरे के अंदर सर साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं। होता है सितंबर इनटेक, जो मेजर इनटेक है, 70 to 80% स्टूडेंट्स इस इनटेक में इनरोल होते हैं, जबकि दूसरा था जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक के अंदर सर अमूमन 20 to 30% पोजीशंस होती हैं। अगर हम बात करते हैं यूके की, यूके के अंदर सर इस वक्त 14,000 से लेकर 18,000 ब्रिटिश पाउंड पर एनम फी है। ठीक है, सुनने में आया 50% यहाँ से देनी है, 50% जाके देनी है। अब यूके में एक साल रहने का खर्चा भी तो आपने शो करना है। वो लंदन में जाते हैं तो 13,000 तकरीबन है। 13,000 वो हो गया सर जो आपने शो करना है, प्लस जो आपने आधी फीस रह गई थी 7,000 वो हो गया। पुर्तगाल में कितना है ये खर्चा? जैसे कि पुर्तगाल की सर अगर स्पेसिफिक आप बात करें तो एटलीस्ट 10,000 यूरो के इक्वलेंट आपके पास पैसे होने चाहिए। प्लस अगर आपकी कोई फीस पेंडिंग है वो, फिर आपकी इंश्योरेंस है, वीज़ा फीस थोड़ी है, 100 यूरो से कम ही है, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। और ये पैसे आपने अभी नहीं रखाने, मतलब अभी से मुराद ये है कि जब वीज़ा फाइल करना है उसे कुछ दिन पहले नहीं, एटलीस्ट हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, कुछ कंट्री 3 मंथ्स, कुछ 6 मंथ, तो ये आपने देखना है। और बीइंग एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट हम लोग क्लाइंट को डे 1 बता देते हैं और एक पूरा उसको एक दे देते हैं कि जी ये आपका डिफरेंट डेडलाइंस हैं जिसके मुताबिक आपने चलना है। अच्छा सर, ये जो स्टूडेंट वीजा होता है लाइक पुर्तगाल का, इसमें कौन से टेस्ट पास करने होते हैं, लैंग्वेजेस में टोटल टाइम कितना लग जाता है वीजा लगने में? सर लैंग्वेजेस के लिए ना पहले या अभी भी देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे विदाउट आपके टेस्ट भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि एक तो पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोटा बड़ा मुख्तस होता है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर 1-2 कोर्सेज होते हैं सिर्फ। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप आइल्स
या पीटी, ये दोनों इस वक्त वर्ल्ड वाइड हर जगह ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो आप इन दोनों में से जो मुनासिब समझे वो कर लें। वो कितना अर्सा लगता है ये वीजे के प्रोसेस का? सर वीज़े का प्रोसेस जो है एडमिशन, क्योंकि वहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है अमूमन वो 3-1 माह का टाइम ले जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन का, जिसमें आप सबसे पहले, जैसे कि आप अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया हो तो एक डेट तक आप एडमिशन के फॉर्म्स जमा करवाते हैं, उसके बाद वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगती है, फिर उसके बाद सेकंड लगती है, तो ये इस तरह से ये राउंड्स चलते हैं। अच्छा, मुझे जाती तजर्बा है, मैंने बच्चों को देखा है, उन्हें पुर्तगाल का वर्क परमिट मिल गया है। वर्क परमिट किसी भी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी करवा देते हैं, कंपनी की वेबसाइट होती है जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है। 3 महीने तक वो उस वर्क परमिट पे इंतजार करता है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिले, पाकिस्तान से नहीं तो दुबई से, कतर से, कहीं और से मिल जाए। उसके बाद वो कहते हैं अच्छा चले जी, पुर्तगाल का नहीं मिला आपको, मैं पोलैंड का वर्क परमिट ले देता हूँ। वर्क परमिट को आम तौर पे हम यहाँ पे वीजा कंसीडर करते हैं। सर इसका बता दें कि क्या इसका डिफरेंस है? सर वर्क परमिट और वीज़ा दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वर्क परमिट मीन आप ये कह सकते हैं, चलो मैं एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर करता हूँ। कनाडा के अंदर एक एम्प्लॉयर है, वो उसने आपको फ़हीम साहब को हायर करना है। अब वो कहता है जी मुझे आपकी, वो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सर उसको पब्लिक करेगा कि जी मुझे इस जॉब डिस्क्रिप्शन का बंदा चाहिए मेरे ऑफिस में इस काम के लिए। अब वो अगर उसे कोई बंदा नहीं मिलता, फिर वो इंटरनेशनली उसको करेगा, और आप अगर उसको अप्लाई करते हैं और आपके साथ वो फिट बैठ जाता है तो वो कहेगा जी ठीक है, मुझे फ़हीम जहांज़ेब साहब जो है वो रिक्वायर्ड है अगेंस्ट दिस जॉब। वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और वहाँ जाके LMIA की रिक्वेस्ट डालेगी, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। गवर्नमेंट चेक करेगी अपने पोल के अंदर, दोबारा साइट तसल्ली करके एक लेटर दे देगी, LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट लेटर, कि जनाब ठीक है, नाउ यू आर एलिजिबल, अब आप बुला सकते हैं फ़हीम जहांज़ेब साहब को पाकिस्तान से। अच्छा, ये दिस इज कॉल्ड वर्क परमिट। अब ये वर्क परमिट जो है ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब इसके बाद आप एम्बेसी जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी के अपने वो सारे एम्बेसी में जमा कराएंगे वीजा एप्लीकेशन की सूरत में। वीजा ऑफिसर विल डिसाइड कि उसने आपको वीजा देना है या नहीं। मेरा ख्याल है अभी बड़ी क्लैरिटी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अली भाई, ये जो पुर्तगाल का वर्क परमिट दिया जाता है, ये तो मेरे ख्याल से ना इसका LMIA हुआ होता है, ना ही कोई इन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल ली होती है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है कि आप ये कर लें, पुर्तगाल नहीं मिला तो आप पोलैंड चले जाए, उसका भी वही हिसाब होता है। सर होता ही है कि अभी लॉ चेंज हो रहा है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी तक जब हम बात करें, ये लॉ है कि जैसे मेरी अगर वहाँ एक कंपनी है, मैंने आपको बुलाना है, तो मैं सिंपल आपको एक जो है ना वो दे दूंगा जॉब ऑफर लेटर, जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं जॉब ऑफर लेटर, वो दे दूंगा, उसकी बेस पर आप, अच्छा यूरोप में इसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज यूज किया जाए तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर हम एम्बेसी जाएंगे और वहां जाके आप अपना केस जमा करवाएंगे। अब होता ही है कि ये जो कंपनीज होती है ना सर, ये सिर्फ कागजों में रजिस्टर होती हैं, ये ना तो टैक्स पे करती है, ना एम्प्लॉइज का कोई डाटा होता है। जैसे कि मैंने अभी LMA की बात की, तो रूल ये है कनाडा के अंदर कि सर 10 अगर आपके पास एम्प्लॉई हैं तो 2 फॉरेन वर्कर बुला सकते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने 10 बंदे तो 10 के 10 बाहर से इम्पोर्ट कर लें। इसी तरह पुर्तगाल के अंदर भी सर आप जब जो भी कंपनी बुलाना चाहती है उसका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये वो कंपनी है जो पैसे लेके इशू कर देती है लेटर्स। आज एक दफा फिर अली असद साहब ने मिस को ब्रेक किया है, उन्होंने हमें बताया है, एनलाइटन किया है कि अगर आपने बिजनेस वीजा पे जाना है पुर्तगाल के लिए तो आपको क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है वर्क परमिट के नाम के ऊपर, जो लोग पाकिस्तान में नाअहल हैं, पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, थोड़े से पैसे इकट्ठे करते हैं, अब्बा जी की भैंस बेचते हैं या कोई एक आधा किला बेच देते हैं जमीन का, या कहीं से भी पैसे अरेंज करके वालदैन को फोर्स करके वो कहते हैं कि हमने वर्क परमिट लेके बाहर चले जाना है। लेकिन ये जो वर्क परमिट्स आपको मिलते हैं, ना तो इनका LMIA हुआ होता है, LMIA मींस लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि कनाडा का सिस्टम है। वो पहले जब भी किसी को जॉब देते हैं, बंदे आते हैं उनके गवर्नमेंट के, वो आके वेरीफाई करते हैं कि क्या जॉब एग्जिस्ट करती है, फिर वो कहते हैं कि आप अखबार में इश्तेहार दें, यहाँ से किसी लोकल बंदे को हायर करें, 1-2 दफा कोशिश करें, जब नहीं होता तो फिर वो अप्रूवल देते हैं कि आप इंटरनेशनली किसी बंदे को बुला सकें। जब कोई यूरोप के अंदर 100 या 150 यूरो फीस होती है, वो फीस देते हैं, चाहे 50 बंदों को वो वर्क परमिट जारी करते हैं, लेकिन उसका पीछे कोई ना अप्रूवल होती है, ना आपकी बैकग्राउंड होती है, और ना ही वो वर्क परमिट गारंटी होती है कि आपको वीजा मिल सके। तो प्लीज इन लोगों से एहतियात करें और बच के रहें। हम जारी रखेंगे सिलसिले को आपके आगाही के लिए। हम अली भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं, वो आए हैं। और अली भाई आप नेक्स्ट टाइम भी आइएगा, हमें मजीद मुल्कों के बारे में गाइड कीजिएगा। श्योर। मैं जाते जाते क्लोजिंग नोट में कहूँगा, देखें जैसे कोई डॉक्टर है तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होता है, कोई इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग को। इसी तरह अगर किसी बंदे ने आपको जॉब सेल कर, मतलब जॉब अरेंज करके उसका ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, तो आपको अगर कोई भी आदमी जॉब ऑफर लेटर बेच रहा है, वेयर इज योर लाइसेंस, तो पहले तो आप अपना लाइसेंस दिखाएं।
अच्छा, ये लिस्ट जो है आपको वहां से मिल जाएगी, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की वेबसाइट है वहां से। कम से कम आपने अगर किसी से वर्क परमिट या कोई बात करनी भी है तो आप उस बंदे के पास जो एथोराइज है। इस वक्त 90% लोग जो है मार्केट में जो ये वर्क परमिट बेच रहे हैं वो एथोराइज ही नहीं है। चलिए, ये भी एक अच्छा हमारे इल्म में इजाफा हो गया है। यानी हमने जब भी किसी के पास जाना था हमने उसका पहले लाइसेंस मांगना है, लेकिन लाइसेंस तो यहाँ पर ड्राइविंग के लिए लोगों के पास नहीं होता, तो ये कौन वेरीफाई करता है कि लाइसेंस है, और कैसे कोई बंदा बगैर लाइसेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है पाकिस्तान में? सर हो रही है ना इस वक्त, आप देखें उसके ऊपर 4000 गालबन कुछ पूरे पाकिस्तान में लाइसेंस इशू हुए हैं। वो 1 मिनट में आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से वो आप वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई इस बंदे का लाइसेंस है कि नहीं। सर सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया इस सूरत हाल से। तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के धोखे में ना आए, सोच के समझ के समझदार लोगों से रब्ता करें और वेरीफाई करके आगे अपने फ्यूचर को प्लान करें, क्योंकि मुस्तकबिल बहुत कीमती है, हमारी यूथ उससे ज्यादा कीमती है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे हमारे फिर डंकी के नाम पे जाएं, अपनी जान पे खेल के आगे जाएं, आगे जाके मुश्किलों का सामना करें। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, हमें लाइक सब्सक्राइब करें और इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने पुर्तगाल जाना है उससे ये चीजें जरूर शेयर करें ताकि वो पुर्तगाल तो जाए कि धोखा ना खा जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।